हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में, और ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर हम लोगों ने बता दिया था। जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में सबसे पहले बताया था कॉरलैंड स्टीनर ने। कॉरलैंड स्टीनर ने एंटीजन व एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया था इन 4 पार्ट्स या 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था अपना ब्लड ग्रुप ए था, सेकंड था बी, थर्ड ए बी और फोर्थ था अपना ओ, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था कि जो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है बोथ एंटीजन की प्रेजेंस के कारण, जबकि अगर हम बात करें जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब यह सभी को रक्त दे सकता है। और जबकि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर थी। हम लोगों ने सेकंड बता दिया था कि अगर अपोजिट ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उस दौरान व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है कोएगुलेशन की क्रिया हो जाने की वजह से। क्लियर था? तो ये था अपना ब्लड ग्रुप के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे RH फैक्टर के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है भाई? RH फैक्टर। या RH कारक। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज RH फैक्टर। बहुत पहले देखा गया ब्लड ग्रुप की खोज होने के बाद भी कि हम लोगों ने बहुत से रिसर्च में देखा गया कि सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को उसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड डोनेट करने के बाद भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाने के लिए खोज की गई किसकी? RH फैक्टर की। RH फैक्टर जो है वो भी एक प्रकार का एंटीजन होता है, और इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो की थी कॉरलैंड स्टीनर व वीनर ने। कॉरलैंड स्टीनर व वीनर ने RH फैक्टर की खोज की, और सबसे पहले जो RH फैक्टर पाया गया वो पाया गया रीसस नामक बंदर में। किसमें पाया गया? रीसस नामक। रीसस, R फॉर रीसस। इस फैक्टर को रीसस नामक बंदर के नाम के आधार पर फैक्टर का जो नाम पड़ा वो कौन सा पड़ा भाई? RH फैक्टर। क्लियर है? अगर हम बात करें जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर इज ए एंटीजन। RH फैक्टर क्या है भाई? एक प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है? जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उन व्यक्तियों को कहा जाता है RH धनात्मक व्यक्ति। मतलब जिनमें क्या है? RH फैक्टर प्रेजेंट है। RH फैक्टर क्या है भाई? प्रेजेंट। क्या कहलाएंगे? RH पॉजिटिव। ठीक है? और वे व्यक्ति जिनमें RH फैक्टर एब्सेंट होता है वो कहलाते हैं RH नेगेटिव। क्या कहलाते हैं? RH नेगेटिव। अगर हम टोटल वर्ल्ड की बात करें तो टोटल वर्ल्ड में 85% जो पीपुल्स हैं उनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। मतलब 85% जो पीपल्स हैं वो RH पॉजिटिव हैं, जबकि जो 15% जो व्यक्ति हैं या पीपुल्स हैं वो क्या है? RH नेगेटिव। मतलब इन व्यक्तियों में क्या है? RH फैक्टर एब्सेंट है। इतनी बात क्लियर है? और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में 92 to 93%, 92 से 93% जो व्यक्ति हैं वो है RH पॉजिटिव। मतलब इनके ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन प्रेजेंट है, और 7% जो व्यक्ति हैं वो RH नेगेटिव है। मतलब इनके ब्लड में RH फैक्टर क्या है? एब्सेंट है। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें जिन व्यक्तियों में जो RH पॉजिटिव ब्लड वाले व्यक्ति को अगर RH नेगेटिव ब्लड वाले व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें RH नेगेटिव व्यक्ति की, तो RH नेगेटिव व्यक्ति के ब्लड में कोई भी प्रकार का एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कोई भी उनके ब्लड में एंटीजन या एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है विशेष प्रकार का, जिससे कि कोई क्रिया दर्शाई जाए। जबकि RH फैक्टर पॉजिटिव व्यक्तियों के अंदर विशेष प्रकार का एंटीजन एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण वो विशेष प्रकार की क्या करते हैं, क्रिया दर्शाते हैं। अगर हम बात करें RH पॉजिटिव व्यक्ति को RH नेगेटिव व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो फर्स्ट जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद इनके ब्लड में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से अगर सेकेंड टाइम भी ब्लड व्यक्ति को RH नेगेटिव का ही चढ़ाया जाता है या ट्रांसफ्यूज्ड किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की जो एंटीजन एंटीबॉडी एंटीकोगुलेशन क्रिया हो जाने के कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यदि RH नेगेटिव स्त्री का विवाह, किसका, RH नेगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव व्यक्ति से हो जाता है, तो अगर हम बात करें इनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी की या फर्स्ट टाइम जो गर्भधारण होने पर जो स्त्री होती है और उसके शिशु होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंसीव करने के दौरान और डिलीवरी के टाइम कोई विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो फर्स्ट बेबी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें वापस से इन दिस केस कि अगर RH नेगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव व्यक्ति के साथ करवाया जाता है, तो उनकी जो प्रथम संतान होती है वो तो नॉर्मली हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी द्वितीय संतान की, तो इनकी जो द्वितीय संतान होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि माता के शरीर में RH पॉजिटिव के जो फैक्टर्स हैं या अंश हैं वो प्रेजेंट होने के कारण इनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाने की वजह से इनमें एग्लूटिनेशन की क्रिया होने लगती है। एग्लूटिनेशन की क्रिया के कारण जो सेकंड बेबी होता है यह तो एबनॉर्मल होगा, क्या तो एबनॉर्मल होता है, या फिर उस बेबी की जो मृत्यु होती है वो यूट्रस में या गर्भाशय में ही हो जाती है। इस प्रकार का जो रोग होता है वो कहलाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस नामक रोग हो जाता है। क्लियर है। क्या हो रहा है, जब RH पॉजिटिव व्यक्ति का RH नेगेटिव व्यक्ति की या स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष के साथ किया जा रहा है, तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ सेकंड बेबी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाने के कारण माता के ब्लड में जो सेकंड बेबी होगा वो तो क्या तो उत्पन्न ही नहीं होगा, उसके जन्म से पहले मृत्यु हो जाती है या फिर एबनॉर्मल होता है। इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। बाय द वे, अगर सेकंड बेबी उत्पन्न भी हो जाता है तो इस बेबी को कहा जाता है रीसस बेबी, रीसस शिशु, जो कैसा होता है, असामान्य। ये याद रखने की बात है कि कौन सा रोग हो जाता है, RH फैक्टर की एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया हो जाने की वजह से कौन सा रोग होता है भाई, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। एनी डाउट, क्लियर है भाई। तो ये था अपना RH फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड, कुछ जो जीव है उनके ब्लड में एक विशेष प्रकार के फैक्टर और प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है M and N फैक्टर। M and N फैक्टर। अगर हम बात करें M and N फैक्टर की, तो A व B एंटीजन के अलावा RBC में या लाल रुधिर कणिकाओं में
दो विशेष प्रकार के फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है एम एंड एन फैक्टर। किसमें पाए जा रहे हैं भाई? आरबीसी में विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं। इन एंटीजन को क्या कहा जा रहा है? एम एन फैक्टर। ये जो एम एंड एन फैक्टर जो होते हैं ये एंटीजन रक्त समूह का निर्माण करते हैं। क्या है? ब्लड में या आरबीसी में प्रेजेंट विशेष प्रकार के एंटीजन है जो किसका निर्माण करते हैं? रक्त समूहों का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। ठीक है। एम और एन एंटीजन के प्रति सीमन में एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, मतलब इनके विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। इनके विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में या सीरम में नहीं पाई जाती है। इन्हें एम एंड एन या सामूहिक रूप से एम एन फैक्टर भी कहा जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनके लिए कोई एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर मनुष्य का जो ब्लड होता है किसी अन्य जंतु में जैसे खरगोश या कोई और जंतु में चढ़ा दिया जाता है तो इन फैक्टर्स के अपोजिट एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है बात? मतलब नॉर्मली तो अगर हम बात करें कि इनके लिए कोई भी ब्लड में या सीरम में क्या नहीं प्रेजेंट होती भाई? एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर या दूसरे जंतु के अंतर्गत इन्हें इस ब्लड को चढ़ा दिया जाता है या ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताया था लैंडस्टीनर और लेविन ने। एमएन फैक्टर की जो खोज की वो किसने की भाई? लैंडस्टीनर व लेविन ने बताया। और सबसे पहले इन्होंने देखा था, ये प्रैक्टिकल जो किया वो किया था खरहेपर या खरगोश के ऊपर। क्लियर है? तो ये था अपना एम एंड एन फैक्टर।